तो आज की क्लास में बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम एक नया टॉपिक करेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चों? इवेपोरेशन से। ठीक है, देखिए जैसे एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, से हम बोलते हैं वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? ए। ठीक है, अब देखिए ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इवेपोरेशन हमेशा इन्हीं की होगी। ठीक है, यहाँ जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, यह ए के मॉलिक्यूल यहाँ नीचे भी होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। दो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? देखिए, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव टू स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला कि ये देखिए, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। इन सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स फेस less force of attraction as they are attracted by downward molecule। ठीक है ना, क्योंकि जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स है वही उनको अट्रैक्ट करेंगे। सरफेस पे तो वही सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसके अलावा ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है बाकी मॉलिक्यूल से। ठीक है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब ये जैसे जैसे ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, देखिए ये इवेपोरेट हुए तो जो कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ओपन कंटेनर में कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे यहाँ कंटेनर में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज होगा। ओपन कंटेनर है, लिक्विड का वेट डिक्रीज हो रहा है, लिक्विड का वेट डिक्रीज हो रहा है तो नो वेपर प्रेशर। जब वेपर एस्केप हो गए तो प्रेशर कहाँ से लगेगा? ठीक है, क्योंकि वेपर
एस्केप हो गए, तो नो वेपर प्रेशर एज वेपर एस्केप्स। ठीक है, ये तो ओपन कंटेनर की बात हो गई। अब देखते हैं क्लोज्ड कंटेनर में क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर क्लोज कंटेनर में हम इवेपोरेशन करवाएं तो देखिए क्या होगा। ये मैं एक क्लोज कंटेनर लेती हूँ, यहाँ पर ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, एक प्योर लिक्विड ही लिया है जिसमें उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि क्या क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन होगा और क्या वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप होंगे। तो इसका आंसर क्या है कि वेपर के मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं होंगे। ठीक है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, यहाँ पर कंटेनर क्लोज्ड है। लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर जब, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है, इनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये वेपर कंडेंस होंगे और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो जो प्रेशर है, द प्रेशर of vapors above liquid surface is equals to the vapor pressure। लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर। और ये कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ये मॉलिक्यूल्स जो थे इवेपोरेट होकर के यहाँ गए सरफेस पे, क्योंकि कंटेनर क्लोज था, तो वापस से ये क्या हो गए, कंडेंस। दिस इज इवेपोरेशन and this is condensation। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस होकर के वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इक्विलिब्रियम is attained in a closed container। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में ही अटेन किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो कंटेनर है, मान लीजिए कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर किसी जो वेपर हैं, वेपर यानी गैस के मॉलिक्यूल्स, इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट यानी जो प्योर लिक्विड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होकर के जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम लिखते कैसे हैं, पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर की बात है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होगी। ठीक, चलिए अब अगर मान लीजिए हम ये जो कंटेनर है इसकी शेप को चेंज कर दें तो क्या वेपर प्रेशर में कुछ डिफरेंस आएगा। तो प्रॉपर्टी जो होती है लिक्विड की वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती कंटेनर के। ठीक है, वो सिर्फ लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर अब क्या बात आ जाती है, फैक्टर्स ऑन विच
vapor pressure depends। ठीक है, तो सबसे पहला, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर के शेप और साइज पर ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कंटेनर बड़ा हो या छोटा, जो प्रेशर लगेगा वो एक यूनिट एरिया पर लगेगा, है ना। फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमको एक यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को ही कंसीडर करना होता है। ठीक है, दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मीन्स कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल बना रही हूँ। ठीक है, ये वाटर है और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इथेनॉल, ये वाटर और ये इथेनॉल। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ के ले रहा, और यही ऑक्सीजन 2 यहाँ के भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे, यानी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इथेनॉल में क्या है, इथेनॉल में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बन रही हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलेंगे वीक है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या जो वेपर में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, वेपराइज हो पाएंगे? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इजीली उनको वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। ठीक है, मीन्स जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। हम ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक, और ये वेपर प्रेशर को मैंने अभी बताया कि एब्सोल्यूट या प्योर वेपर प्रेशर, क्योंकि एक ही लिक्विड था ये, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, P नॉट ऑफ C2H5OH इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ H2O। दिस मीन्स, इट मीन्स प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक रिलेशन हमें क्या याद करना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा, वेपर प्रेशर उतना कम। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड मिक्स, एक ही सब्सटेंसेस की मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के टर्म्स में आपको ये समझाती हूँ। अभी इथेनॉल की बात हमने की, इसके बॉन्ड्स हम बनाते हैं।
यहाँ देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, या इसको डाई अल्कोहल बताते हैं। ठीक, अभी मैं ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो क्या बन जाएगा, CH2 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 और ये OH OH OH। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछूं आपसे कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो आप क्या बोलेंगे? इसको जो इस सब्सटेंस का नाम क्या हो गया, ग्लिसरॉल। ठीक, तो जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। तो ग्लिसरॉल का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल, क्योंकि ग्लाइकॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सब्सटेंसेस के नेचर पर डिपेंड करता है ना, कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो इन सब्सटेंसेस को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, या मैं बोलूं कि उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये जो सब्सटेंस होते हैं ये दो तरह के होंगे, एक होंगे वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होंगे जिनका प्योर वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल जिनका जनरली ये सॉलिड्स होंगे जो इजीली वॉलेटाइल यानी इवेपोरेट नहीं हो सकते। ये तो आपको पता ही होगा, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इजीली इवेपोरेट किया जा सकता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इजीली इवेपोरेट नहीं किया जा सकता। जनरली ये सॉलिड्स होंगे और इनका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, ये आपको लर्न करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत यूज होता है। ये सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं, इथेनॉल, मीथेनॉल, बेंजीन एंड टोलीन, ये सब वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल के एग्जाम्पल हो गए यूरिया, इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, एंड सक्रोज C12H22O11। यहाँ पर मैं इनके मोलर मास भी चाहूँगी आप लोग लर्न कर लें। जो यूरिया होता है इसका मोलर मास होता है 60, ग्लूकोज का 180 और सक्रोज का 342। ये एकदम रट लेना है आपको, दिस इज मोलर मासेस, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपको पता ही है इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। इवेपोरेशन इंक्रीज होगा बच्चों, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये आपका टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, आपको ये याद रखनी है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हुए जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे
जिनके अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, है ना। पहले हम वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों ही वॉलेटाइल है। फिर हम आएंगे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स पे। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ें तो एकदम से अच्छे से याद कर लेनी है, जो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, और बुक्स में भी सीधे लिखा गया, डायरेक्टली लिखा गया है। ये सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट है। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को A से, ठीक है। अभी जो हम केस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो वॉलेटाइल है। मींस जो सॉल्यूट है ये भी एक वॉलेटाइल लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है ये भी क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद रखना है कि सॉल्यूट इज ऑलवेज टेकन एज B एंड सॉल्वेंट इज टेकन एज A। अब देखिए, अगर मैं लिखती हूँ P0B, इसका मतलब क्या हो गया, P0, ये सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एक्चुअली, P0B, इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर का मतलब क्या हो गया, अकेला, मतलब अकेले सॉल्वेंट का हम ले रहे हैं, दोनों का कंपोनेंट्स का हम वेपर प्रेशर नहीं ले रहे, ठीक। P0A मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, सॉरी, ये जो P0B था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट था, ठीक है, और P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक प्योर लिक्विड एक कंटेनर में लेती हूँ। ये एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, क्योंकि जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमारे जो कंटेनर होंगे वो क्लोज्ड ही होंगे। ये मैं A के मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, A लिक्विड के, ठीक है, और ये इवेपोरेट होंगे तो इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और क्योंकि एक ही लिक्विड है तो P0A लेंगे हम, ठीक। तो हम क्या लेते हैं, लेट प्योर लिक्विड A इन कंटेनर और इन क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने मिक्स किया, मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक दूसरे कंटेनर में एक दूसरा लिक्विड लिया B, ये भी वॉलेटाइल है और इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये क्या है, प्योर लिक्विड। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स किया, तो अब देखिए क्या सिचुएशन आएगी। ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स में आगे इंटरेक्शन होगा। अब ये क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो इवेपोरेट होंगे। तो अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ प्रेशर किसका बनेगा। ये तो सॉल्यूशन हो गया ना, दोनों को मिला दिया तो हम सॉल्यूशन बन गए। अब बात आ रही है कि यहाँ पर प्रेशर किसका बनेगा, क्या P0A बनेगा, क्या P0B बनेगा, कि P0A प्लस P0B बनेगा। ठीक, तो सबसे पहली बात कि ना तो P0A बनेगा ना ही P0B बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो वेपर प्रेशर थे वो प्योर लिक्विड्स के थे, है ना। अगर हम कंटेनर में अकेला लोनली P0A सिर्फ A लेते तब ये वेपर प्रेशर P0A था। अगर सिर्फ लिक्विड B लेते तो प्रेशर P0B था। ठीक, लेकिन अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया
तो ये जो अब प्रेशर जो आएगा बच्चों वो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब मैं रॉल्स लॉ बताने जा रही हूँ क्या होता है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि इन अ सॉल्यूशन, in a solution the partial pressure, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखते थे हम, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ए कंपोनेंट की बात हो रही है तो ए का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये आपको ये पता ही है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा मोल्स उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो क्या आएगा, एक के कांस्टेंट। अब आपसे बोला जाए कि के निकालिए। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलेशन आप लोगों को याद दिला दूँ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये मैंने सॉल्यूशन टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्या बोला गया के कांस्टेंट निकालने के लिए तो हम क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर प्योर ए, प्योर लिक्विड ए। हम क्या मानते हैं, हमारे पास प्योर लिक्विड ए है। अब बी नहीं है ना तो बी को क्या मान लेंगे, ज़ीरो। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ज़ीरो एंड मोल फ्रैक्शन, अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा सा जीटा का साइन बनाना है आपको। ठीक है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो पी ए किसकी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के। और अगर हमने क्या माना है ये कि प्योर लिक्विड है, इफ प्योर लिक्विड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह हम क्या लिख देंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये किसके इक्वल आ गया, के। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी ऑफ जीटा बी। देखिए कुछ नहीं किया है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के जो लाए, के हम क्या लेकर के आए, पी नॉट ए, बस इस के की जगह हमने यहाँ पर पी नॉट ए प्लेस कर दिया। हमारे पास रिलेशन था पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने बस यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दी, वेयर दिस इज इक्वल्स टू के, अभी हम लेकर के आए। इसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए भी के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अब इनको आपने ऐड कर लेना है, ऐड करने पर देखिए क्या आता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये हम क्या करते थे, डेल्टन का लॉ लगाते थे, है ना। क्या है डेल्टन्स लॉ, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का, दोनों वेपर्स का हम कैलकुलेट कर देंगे। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए क्या आया हमारा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये बच्चों टोटल आपका प्रेशर आ गया, ये रिलेशन आपने याद रखना है। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो पार्शियल प्रेशर्स, ये जो प्योर वेपर प्रेशर्स होंगे, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इनकी नोन होती है बच्चों, ठीक है, और इनकी वैल्यूज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आज मैंने कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी।